अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 29 अगस्त हफ्ता और सन है 2020। जिन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर आज मैं आपसे बात करूंगा उसमें एक तो बड़े गैर महसूस तरीके से ऐसी सिचुएशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिसमें तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जिनमें ISI है उनके दरमियान कोई दूरी पैदा हो। एक बड़े टेक्निकल अंदाज में बात की जा रही है, लेकिन अगर हम देखते हैं उन लोगों को जो ये बातें कर रहे हैं और जिस अंदाज में वो चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका हमें समझ आ जाती है कि ये क्या साजिश है। दूसरा, कुछ कश्मीर का जिक्र करेंगे कि जो भारत ने वहाँ पर तब्दीलियाँ की थी आइन में और उसका स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म किया था और वहाँ पर जो भारत के दूसरे रियासतों में रहने वाले लोग हैं उनको अब कश्मीर के अंदर रहने की जो इजाज़त दी है, तो एक साल में क्या किया है इंडिया की हुकूमत ने कश्मीर के अंदर मुसलमानों को एक अक़लियत बनाने के लिए और वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन को आबाद करने के लिए। और फिर पाकिस्तान में यहाँ पर क्या सिचुएशन है और जो कश्मीर के सिंपथाइज़र हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, और थोड़ा ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही एक्शन है, इनको करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि आप मगरब को जितना मर्ज़ी खुश कर लें वो कभी भी पाकिस्तान को कश्मीर के मसले पर भारत के मुकाबले में फ़ौक़ियत नहीं देगी। सबसे पहले तो आ जाते हैं तहरीक इंसाफ और ISI और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। नवाज़ शरीफ साहब का जो बाहर जाने का मामला है उसको जिस अंदाज़ में पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिस अंदाज़ में उस पर बात की जा रही है, तो एक ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को धोखा दिया गया। बड़े गैर महसूस अंदाज में और बड़े सिलेक्टिव जो वर्ड्स हैं, ख़ास वर्ड्स, उनको सिलेक्ट करके ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तो पता ही नहीं था और ये ग़ालिबन कोई और ताकतें हैं जो नज़र नहीं आती और उन्होंने बिहाइंड द सीन सारा काम किया और नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने बाहर भेज दिया। और ये आम कॉलम्स में और गुफ्तगू जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है उसमें ये बात होती है जी कि इमरान खान साहब तो क्योंकि बाहर जाने की इजाज़त नहीं देना चाहते थे, और लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ौज है या ISI है उसके क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट निगोशिएशंस हो रही थी, इसलिए उन्होंने फिर अपने तौर पर एक पूरा सिस्टम बनाया कि लैब की रिपोर्ट्स इस तरह की बनवाईं और वहाँ पर डॉक्टर्स से इस तरह की चीज़ें करवाईं, और वगरना हुकूमत की मौजूदगी में कौन है इतना पावरफुल जो इस तरह की रिपोर्ट्स बनवा सकता था। तो ये भेज दिया गया है बाहर उनको, और इमरान खान साहब को भी ये तासुर जो है वो देने में वो कामयाब रहे कि जी नवाज़ शरीफ साहब बीमार हैं। और अब बहुत सारे आपको वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, तहरीक इंसाफ के लोग ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब इस बात की तहकीकात होनी चाहिए और ये फ़्रॉड किया गया है, ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं मेडिकल के, ये फ़्रॉड करके भिजवाए गए हैं और नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब जब ये बात की जाती है ना, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि देखा जाए कि ये रिपोर्ट्स किस तरह बन गई, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बहुत सेंसिबल ख़ातून है और वो इस सारी चीज़ को समझकर वो जो बात करती हैं कि बिल्कुल जो भी रिपोर्ट्स थी नवाज़ शरीफ साहब की वो बड़े सही अंदाज में बनाई गई और उनकी बुनियाद पर बाहर भेजा गया। और इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि वो हमारे हाथ से निकल गया, या मैं जब उनको लंदन में सेहतयाब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नदामत या शर्मिंदगी होती है, इसका मतलब ये नहीं है, वो ये नहीं कह रहे कि किसी ने उनको फ्रॉड से निकाल दिया, यानी ये उन्होंने आज तक ये वर्ड यूज़ नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन की बात की, बल्कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को मैंने भेजा था तो मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो उनकी ऐसी थी। तो इसका जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि बेसिकली ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर बीमार थे, कुछ थोड़ा रद्दोबदल इस तरह से, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो लगाए गए थे सर्विसेज हॉस्पिटल के वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लगे हुए थे, तो उन्होंने किसी लालच में आके या जैसे एक
पॉलिटिकल ग्रुपिंग होती है उसमें आके कुछ फेवर कर दी नवाज़ शरीफ साहब को, उनकी रिपोर्ट्स बना दी, ये अदालत को जाके बता दिया कि वो वाकई बीमार हैं। बीमार तो वो थे, उनका बाईपास भी हो चुका है। जब वहाँ पर वो गए तो इलाज से वो सेहतयाब हो गया। इसीलिए अदालत ने ये कहा था कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं नवाज़ शरीफ साहब की, वो पंजाब गवर्नमेंट को आप सबमिट करेंगे और फिर पाकिस्तान की हुकूमत का डॉक्टर लंदन में उनका मुआयना कर सकेगा। लेकिन ना तो कोई ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स भेजी वहाँ से नवाज़ शरीफ साहब के डॉक्टर्स ने या उनकी फैमिली ने, और ना ही किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान के डॉक्टर को नवाज़ शरीफ साहब मिले और उनका कोई तिब्बी मुआयना हो सका। तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जब वो लंदन गए, वहाँ पर उनका इलाज हुआ। यहाँ पर जो सूरत हाल थी, क्योंकि एक बड़ी चीज़ उन पर दबाव था, वो जेल में रहने के आदी नहीं थे, गिरफ़्तारी के आदी नहीं थे, तो उन्हें एक नफसियाती दबाव था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मरियम साहबा कहती थी कि मुझे जेल से निकालो, मुझे साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और उसके बाद में रिपोर्टेडली, एलिजिडली जो उनके करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये बात कही है, ये क्या सराइयाँ, ये मार्केट में चीज़ें फिर रही हैं कि उनको एक साइकेट्रिस्ट ने भी उनका इलाज किया, मरियम नवाज़ साहबा का, क्योंकि वो एक ट्रॉमा था उनका जो जेल में रहना था। तो वहाँ पर अच्छा माहौल मिला, नवाज़ शरीफ साहब को वो सेहतयाब हो गया, इसीलिए उनकी रिपोर्ट्स नहीं दी गई। लेकिन बहुत सारे लोग जो पीटीआई के अंदर हैं, बहुत सारे लोग जो मीडिया के अंदर हैं, बहुत सारे लोग जो अपोजिशन के हैं, वो सब मिलकर एक ऐसी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कोई एक इन्वेस्टिगेशन हो, फिर उसमें उसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ पर दिलाया जा सके कि जनाब देखें ये बिहाइंड द सीन ये वो लोग हैं जो उनसे डीलें कर रहे थे। और ये आपको नून लीग के लोग अक्सर ये बातें करते हुए मिलते हैं। ये अब ख्वाजा साद रफ़ीक भी कहते हैं, अयाज सादक भी कहते हैं सारे अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस में कि जी हमें भी बुलाते हैं फ़ौज वाले, हम भी उनसे जाके मिलते हैं, बल्कि यहाँ तक खबरें फैला रहे हैं कि जी वो मिफ्ता इस्माइल साहब से तो उन्होंने इकॉनमी पर ब्रीफिंग ली, तो कि जैसे आईएसआई बहुत नाखुश है और इस हुकूमत को हटाने की कोशिश कर रही है। ये एक तासुर देने की उन्होंने कोशिश की है। और जो उस्मान बुज़दार का मामला है वो भी ऐसे ही है, यानी अब ये मुख्तलिफ़ कॉलम्स में और एक जो कन्वर्सेशन है उसमें ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि एजेंसीज़ जो हैं वो हटाना चाहती हैं उस्मान बुज़दार को, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो तो नहीं हटाना चाहते। तो ये जो सारी कार्रवाई हो रही है, नैब के अंदर भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके पीछे भी उन्हीं नामालूम लोगों का हाथ है। और वही जो ताकतवर पाकिस्तान फ़ौज के और पाकिस्तान की एजेंसीज़ के लोग हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब इस सारी जो मैंने आपको कन्वर्सेशन बताई है, इस सारी का मकसद सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान वो दरार डाली जाए। क्योंकि इस वक्त इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की एजेंसीज़ वो एक पेज पर, एजेंसीज़ देखें, एजेंसीज़ ये एक तासुर है बदनाम करने के लिए कि वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, हुकूमतों को गिराती हैं। ये बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है। और जो कुछ भी होता है, जो माजी में जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन पिछले 15 साल से 10 साल से जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है। और ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान एक इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश है कि इन्वेस्टिगेशन किसी तरीके से अनाउंस हो जाए, फिर उसको बढ़ाया चढ़ाया जाए, फिर लोगों को उसमें शामिल किया जाए, और फिर जिस तरह का मर्ज़ी आपको पता है जो एक आगे मीडिया की कहानी होती है। कश्मीर का मैंने जिक्र किया था दोस्तों साथियों, वहाँ पर अब तक 4-4.5 लाख से ज़्यादा डोमिसाइल एक साल में जारी किए गए हैं। और अब नए कानून के तहत जो भारत के दूसरे इलाकों के रहने वाले लोग हैं वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकते हैं, क्योंकि पहले जो कवानीन थे 1927 में जो बनाए गए थे उसके मुताबिक कोई भी गैर कश्मीरी वहाँ पर ना प्रॉपर्टी खरीद सकता था, ना ही इस तरीके से बराह रास्त सरमायाकारी कर सकता था। और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि वो डिस्प्यूटेड इलाका है तो इसलिए वहाँ पर जो आबादी जो जिन लोगों की है उनको अक़लियत में तब्दील ना किया जा सके। अब तक 4.5 लाख डोमिसाइल, और उसमें जो बहुत ही इंतहा पसंद टाइप हिंदू हैं उनको वो आके मुसलमानों को ब्लैकमेल करके कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कहीं पैसे ज़्यादा ऑफ़र करते हैं, कहीं डराते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीद कर मुसलमानों को अक़लियत बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं।
और 4.5 लाख डोमिसाइल वहाँ पर उन्होंने जारी किए हैं। अभी ये नहीं पता मकामी लोगों को कितने हैं और बाहर से आने वाले लोगों को कितने हैं, लेकिन बिल्कुल इसराइल की तर्ज पर यह काम किया जा रहा है और इसराइल ही ये सारा काम भारत से करवा रहा है। जैसे मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को एक अक़लियत में तब्दील किया गया, इसी तरह यहाँ पर भी मुसलमानों को एक अक़लियत में तब्दील करने की साजिश हो रही है। हम इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से खामोश हैं और ये खामोशी अल्लाह ताला हम पर रहम करे। आज भी एंटी टेररिस्ट अदालत ने जो है वो 3 जमातुद दावा के लीडरों को सज़ा सुनाई है टेरर फाइनेंसिंग में। कश्मीर के अंदर आज़ादी की बात करना कोई टेररिज़म नहीं है, ये एक अक़वाम मुत्तहिदा का एक वादा है उनसे। 12 रेजोल्यूशन हैं कि उनको प्लेबिसाइट वहाँ पर होगी, लोगों को हक़ दिया जाएगा कि वोट के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। भारत ने इसको गज़ब करके रखा हुआ है इस हक़ को, और उसके जवाब में जो लोग एहतजाज करते हैं, सड़कों पे आते हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। ये पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बड़ी बहादुरी से बताना होगा। और वो लोग जो वहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट कर रहे थे कश्मीरियों को, जो मॉरल सपोर्ट कर रहे थे, वो दहशतगर्द नहीं है और ना ही आप उनको दहशतगर्दों की लिस्ट में ला सकते हैं। इसलिए कि आज़ादी की जो इस लिहाज से तो फिर 1947 से पहले यहाँ पर हिंदुस्तान में जो लोग आज़ादी की तहरीकें चला रहे थे, तो वो तो फिर अंग्रेज़ अगर उनको गद्दार कहता था या टेररिस्ट कहता था तो फिर तो वो सही हमें मानना पड़ेगा। ये बात गलत है। कश्मीर के अंदर कश्मीर की आज़ादी की बात करने वाले टेररिस्ट नहीं हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं और उनकी सपोर्ट पर अगर आप पाकिस्तान में किसी को सज़ा देंगे तो ये बहुत एक इसके बुरे नतायज होंगे, लोगों का एतमाद उठेगा। बहरहाल दोस्तों साथियों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात और मज़ीद जो लेटेस्ट है इस हवाले से आपके सामने पेश करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।